तो आज हम नेशनल इनकम की दूसरी वीडियो में बात करने वाले हैं मेथड्स की। किसके मेथड्स की? नेशनल इनकम के मेथड्स की। 3 तरह के मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम को फाइंड करने के। प्रोडक्ट मेथड, जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेथड हमारा होता है इनकम मेथड, ठीक। इनकम मेथड के बाद हमारे पास तीसरा मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड। इन 3 मेथड से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? नेशनल इनकम को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। हम इन 3 में से एक मेथड को यूज़ करेंगे और उस मेथड को यूज़ करने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे? नेशनल इनकम को फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो हम पहले बात आज करेंगे प्रोडक्ट मेथड की और उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर इनकम मेथड की बात करेंगे, ठीक है ना। तो मैं बात करूँ प्रोडक्ट मेथड की। प्रोडक्ट मेथड, जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट मेथड है, इसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। और किस तरह से हम इस मेथड से नेशनल इनकम निकाल सकते हैं उसको हम जानेंगे, ठीक। तो प्रोडक्ट मेथड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। जो हमारा ये नेशनल इनकम है, जिसको हम फाइंड करने वाले हैं 3 मेथड से, नेशनल इनकम, इस नेशनल इनकम को नाम दिया जाता है NNP@FC, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना। जिसको अभी तक ये पता नहीं है कि किस तरह से नाम पढ़ा जाता है, वो पिछली वीडियो देख सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक। तो मैं बात कर रहा था, इसको क्या पढ़ा जाता है? नेशनल इनकम को नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पढ़ा जाता है, ठीक। तो हमें प्रोडक्ट मेथड से किस तरह से फाइंड करना पड़ेगा NNP@FC, वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड जब भी हमारे क्वेश्चन में लिखा हो तो प्रोडक्ट मेथड से हमेशा याद रखना क्या निकल के आता है? GDP@MP, ठीक है ना। हमारे प्रोडक्ट से हमें क्या निकल के आता है? हमारे पास आता निकल के क्या? GDP@MP, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है ना। तो कभी कभी हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ना देते हुए वो क्या दे देता है? GVA@MP दे देता है। मीनिंग इसका भी सेम है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बोलो या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोलो, बात बराबर है। तो मैं बोल सकता हूँ वी है और DP सेम है, ठीक है ना। अब मैं इसको GVA@MP बोलूँ या फिर GDP@MP बोलूँ, बात बराबर होगी, ठीक है ना। आप ध्यान रखना आगे वीडियो में। तो मैं बात कर रहा था, जब भी हमारे पास प्रोडक्ट मेथड आएगा, जब भी हमारे पास प्रोडक्ट मेथड से हमें नेशनल इनकम फाइंड करनी होगी या फिर सेल्स फाइंड करनी होगी, वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड करना होगा, तो हमें क्या ध्यान में रखना है? हमें ध्यान में रखना कि GDP@MP फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है कि GDP@MP हमारे पास होगा, ठीक है ना। हमारे पास निकल के क्या आएगा? GDP@MP आएगा। इसके बाद हमें क्वेश्चन में वो कुछ भी बोल सकता है निकालने के लिए, मतलब नेशनल इनकम दे दे, पर पहले हम क्या फाइंड करेंगे? वैल्यू एडेड मेथड से हम क्या फाइंड करेंगे? पहले हम फाइंड करेंगे GDP@MP। तो क्या बोला मैंने कि प्रोडक्ट मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं? हम प्रोडक्ट मेथड से हमेशा ध्यान रखना कि GDP@MP निकल के आता है, ठीक है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल के आता है। इसका मैं फॉर्मूला बता दूं आपको, GDP@MP का फॉर्मूला होता है, या फिर स्लैश करके मैं लिख दूं यहाँ पे GV@MP, बात बराबर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कभी कभी इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोल देता है, कभी कभी इंटरमीडिएट कॉस्ट बोल देता है, और कभी कभी इंटरमीडिएट गुड्स बोल देता है। इन दोनों में से कुछ भी लिखा हो इंटरमीडिएट के आगे, हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन कॉस्ट गुड्स लिखा तो हम
क्या बोलता है इसको, इंटरमीडिएट गुड्स या कंजम्पशन या कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। इन तीनों में से कुछ भी लिखा होता है। तो मैं बोल दूँ आपसे पूछूं कि GDP एट MP का फॉर्मूला क्या होता है, आप बता सकते हो कि GDP एट MP का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर कॉस्ट या फिर गुड्स, ठीक है ना। जो भी गिवन हुआ क्वेश्चन में हम उस तरह से करेंगे, ठीक। अब मैं बात करूँ, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो भी ब्रेक होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट भी किसी चीज़ से मिलके बना है। अब कौन कौन सी चीज़ से मिलके बना है, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक लिखूँ या डेल्टा स्टॉक लिखूँ, बात बराबर है, ठीक है ना। और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर कॉस्ट या फिर गुड्स। समझ में आ रही है इतनी बात, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि सेल्स और जब चेंज इन स्टॉक को प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट मिलता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों चीज़ों से मिलके क्या बना, हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट बना है, ठीक है ना। तो मैं बात करूँ, जो सेल्स है क्या वो भी किसी चीज़ से मिलके बना है, बिल्कुल बना है। किस किस चीज़ से मिलके बना है, जो हमारा सेल्स है वो बना है प्राइस इनटू क्वांटिटी से मिलके बना है। समझ में आ रही है बात, जो हमारा सेल्स है वो किस चीज़ से मिलके बना है, प्राइस इनटू क्वांटिटी से मिलके बना है। उसी तरह से मैं बात करूं, क्या हमारा चेंज इन स्टॉक भी किसी चीज़ से मिलके बना है। तो जो चेंज इन स्टॉक है इसको हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन स्टॉक को हम लिख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपी स्टॉक बोलो ओपनिंग स्टॉक बोलो, बात बराबर है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इतनी बात क्लियर हो रही है सबको, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं किस किस में, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक में, ठीक। वैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, जो सेल्स है वो भी किस चीज़ से मिलके बना है, प्राइस इनटू क्वांटिटी से मिलके बना है। और जो चेंज इन स्टॉक है उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कभी क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक ना गिवन हो तो हम उसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, राइट, ठीक है। कभी क्वेश्चन में गिवन ना हो, क्या चीज़, सेल्स गिवन ना हो, तो हम इसका ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। कभी मैंने कहा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में गिवन ना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको एकदम और अच्छे से समझ कब आएगा, जब हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो पहले प्रोडक्ट मेथड की इतनी बात क्लियर हो चुकी है कि प्रोडक्ट मेथड जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि हम क्या चीज़ फाइंड करने वाले हैं, GDP एट MP फाइंड करने वाला है या फिर GVA एट MP फाइंड करने वाला है। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू एडेड लिख देते हैं, यहाँ पे हम ग्रॉस प्रोडक्ट लिख लेते हैं, बात बराबर है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट कंजम्पशन गुड्स। तो हमारे पास क्वेश्चन है लिखा है कि कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे आइटम भी गिवन है हमारे पास, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, डेप्रिसिएशन और चेंज इन स्टॉक, राइट। हमारे पास जो ये क्वेश्चन गिवन है इसमें बोल रहा है क्या कि सेल्स फाइंड करनी है, और ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, प्रोडक्ट मेथड का है। हमें हर समय क्या ध्यान में रखना है कि हमें प्रोडक्ट मेथड से क्या चीज़ ध्यान में आनी चाहिए कि हमें किस चीज़ का फॉर्मूला आता है, GDP एट MP का फॉर्मूला आता है या फिर GVA एट MP का फॉर्मूला आता है। पर क्वेश्चन में हमने देखा कि GDP एट MP का फॉर्मूला तो लगा देंगे, बट हमें क्वेश्चन में जो पहला आइटम गिवन है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, GDP एट MP में। और GDP एट MP के बाद हमें सेल्स फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, आ जाओ देखते हैं किस तरह से फाइंड करेंगे। हमें पता है कि हमें क्या किसका फॉर्मूला आता है, हमें आता है GDP एट MP का स्लैश कोई इसको क्या बोल देता है, GVA एट MP, राइट। इतनी बात समझ में आ रही है। और हमें क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है नेट फैक्टर, हमें क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है, राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ NVA एट FC, ठीक है ना। और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, VA मैंने बताया था आपको DP होता है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको NDP एट FC,
क्या आपको NDP@FC का फॉर्मूला पता है? आपको NDP@FC का फॉर्मूला नहीं पता है, आपको किस चीज़ का फॉर्मूला पता है? GDP@MP का फॉर्मूला पता है। तो हम इस NDP@FC को कन्वर्ट कर सकते हैं GDP@MP में। फर्स्ट वीडियो में हमने क्लियर कराया था कि GDP@MP या फिर NDP@FC, NNP@MP किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है इनको, ठीक है ना। तो इसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ ऐसा क्या प्लस करें, ऐसा क्या माइनस करें कि हमें GDP@MP मिल जाए, ठीक है ना। हमारे पास ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ फाइंड करनी है, ठीक। तो हम जब नेट से ग्रॉस की तरफ जाते हैं, जब हम नेट से ग्रॉस की तरफ जाते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या, ग्रॉस, और हमें जाना किधर है, नेट, ठीक है। जब हम नेट से ग्रॉस की तरफ जाते हैं तो डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं? डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे। समझ में आ रही है बात, ठीक। उसके बाद डेप्रिसिएशन को प्लस करने के बाद हमने देखा कि डोमेस्टिक और डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट सेम है, एट सेम है, बट फैक्टर कॉस्ट है गिवन और हमें फाइंड करना है क्या, मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे हमें फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पे हम लिख देते हैं MP, मतलब मार्केट प्राइस, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, हमारे पास फैक्टर कॉस्ट गिवन है और हमें जाना किधर है, मार्केट प्राइस की तरफ जाना है। तो हम क्या करते हैं, NIT को प्लस करते हैं, ठीक है। NIT को प्लस करते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं NIT, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, GDP@MP मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इक्वल्स टू में GDP@MP। तो हमें NDP@FC या फिर NVA@FC का अमाउंट गिवन है, हमें अमाउंट गिवन है कितनी, 300। हम लिख देते हैं 300, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमारे पास गिवन है, डेप्रिसिएशन हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन 30 हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। डेप्रिसिएशन गिवन है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो गिवन नहीं है, तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी यहाँ पे निकाल देते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, IT माइनस सब्सिडी, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने हर चीज़ कवर की है, ठीक। IT मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स, कभी इनडायरेक्ट टैक्स भी गिवन ना, तो इनडायरेक्ट टैक्स के भी कुछ नाम होते हैं, जैसे कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स हो सकते हैं, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ठीक है ना। तो IT हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे हमें IT गिवन है कितना, 20, और सब्सिडी गिवन है, सब्सिडी हमें गिवन नहीं है, और जब सब्सिडी गिवन नहीं होती है तो हम सीधा 0 लिख देते हैं। तो हमारी जो NIT हो गई है वो कितनी है, 20 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे +20, राइट, +20। तो अब GDP@MP हमें कितना मिल गया है, हमें मिल गया 350। समझ में आ रही है बात, 350 हमारा क्या आ चुका है, GDP@MP आ गया है। किस तरह से हमने कन्वर्ट किया, ठीक है। अब हमें GDP@MP तो मिल चुका है, हमें GDP@MP मिल चुका है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें सेल्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो GDP@MP का फॉर्मूला आता है, ठीक है। GDP@MP का फॉर्मूला तुम्हें भी आता है, GDP@MP क्या होता है, GDP@MP का फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट यहाँ पे लिखा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। GDP की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी 350, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ पे लिख देंगे हम सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स तो हमें फाइंड करनी है, ठीक। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक। सेल्स हमें फाइंड करनी है, 350 में लिख दूँ यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे मैं सेल्स लिख देता हूँ, ठीक। और चेंज इन स्टॉक हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है लास्ट में कितना, 50, ठीक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना गिवन है, हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200 गिवन है। चेंज इन स्टॉक कितना गिवन था,
-50 गिवन था और इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें कितना गिवन है, 200 गिवन है। ठीक, तो इन दोनों को इधर लेके आ जाएंगे और हमें सेल्स मिल जाएगी 300 प्लस 50 प्लस 200। ठीक है, तो हमारा 600 सेल्स आ जाएगी जो कि हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि किस तरह से हम प्रोडक्ट मेथड के टाइम, किस तरह से हम प्रोडक्ट मेथड से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है बात। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या होता है, हमारा इनकम मेथड होता है। तो इनकम मेथड की मैं बात करूं, जिस तरह से हम प्रोडक्ट मेथड में हम बोल रहे थे हमें किस चीज़ का फॉर्मूला पता होता है, GDP एट MP का फॉर्मूला पता आता है। उसी तरह से जब भी हम इनकम मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, किस चीज़ का, NDP एट FC का फॉर्मूला ध्यान में रखना है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, जब भी हम क्या इनकम मेथड से क्या सॉल्व करें, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें किस चीज़ का फॉर्मूला ध्यान में रखना है, NDP एट FC का फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, अब NDP एट FC का फॉर्मूला क्या आता है उसको आप पहले समझ लो। ठीक, यहाँ पे हम लिख देते हैं NDP एट FC। इसका फॉर्मूला होता है COE प्लस OS प्लस MI। ठीक है ना, COE क्या होता है, अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, NDP एट FC मिलता है, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाता है। ठीक, तो जब हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमें NDP एट FC मिलता है। ठीक है ना, अब मैं थोड़ा सा ब्रेक करूं, जो COE है मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, क्या क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूं COE या फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे क्या क्या होते हैं, वेजेस। ठीक है, और मैं बात करूं पेंशन, पेमेंट इन काइंड, रिटायरमेंट बेनिफिट, और बात करें एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। ठीक है ना, मैंने क्या कहा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। COE के अंदर हमारे कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, एक वेजेस आता है, एक पेंशन आता है, एक हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट आता है, पेमेंट इन काइंड आता है, और लास्ट हमारा क्या आता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। कभी हमारे पास एम्प्लॉय गिवन हो, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी गिवन हो, एम्प्लॉय कभी हमारे पास गिवन हो, ये एम्प्लॉय गिवन हो हमारे पास, एम्प्लॉयर्स नहीं, एम्प्लॉय गिवन हो, तो इसको हम COE के अंदर नहीं लिखते हैं। समझ में आ रही है बात। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय में क्या होता है, डिफरेंस होता है। समझ में आ रही है। ठीक, तो एम्प्लॉय को नहीं लेंगे, किसको लेंगे, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर्स को लेंगे। COE के कंपोनेंट समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं OS के कंपोनेंट की। तो OS के कंपोनेंट की मैं बात करूं तो पहला कंपोनेंट होता है इसका क्या, रेंट। दूसरे की मैं बात करूं इंटरेस्ट। तीसरा मैं बात करूं रॉयल्टी। फोर्थ में बात करूं प्रॉफिट। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सरप्लस है इसके भी 4 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रेंट, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा रॉयल्टी, और चौथा हमारा क्या है, प्रॉफिट है। ठीक, अब जो ये प्रॉफिट है ये भी 3 तरीके के होते हैं।
जो हमारे प्रॉफिट है वो भी 3 तरीके के होते हैं। पहले मैं बात करूं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दूसरा मैं बात करूं कॉरपोरेशन प्रॉफिट, ठीक है, या फिर कॉरपोरेशन टैक्स भी बोलते हैं, ठीक। और लास्ट में बात करूं डिविडेंड, ठीक है। जो प्रॉफिट है उसके भी 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या बोला मैंने, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दूसरा पार्ट मैंने क्या बोला, कॉरपोरेशन प्रॉफिट, और तीसरा पार्ट मैंने क्या बोला, डिविडेंड। कोई कभी कभी हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ना देते हुए क्या दे देगा, रिटेन्ड अर्निंग दे देगा, रिटेन अर्निंग। तो ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, रिटेन अर्निंग बोले या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोले, बात बराबर है, ठीक। तो मैंने बोल दिया कि ओएस के कितने कंपोनेंट होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं, और प्रॉफिट के भी कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, ठीक। रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, और प्रॉफिट के भी 3 पार्ट होते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको हम रिटेन अर्निंग भी बोल रहे थे, ठीक है, और कॉर्पोरेशन प्रॉफिट बोलो या फिर टैक्स बोलो, ठीक। और तीसरा क्या था, डिविडेंड था। इन तीनों को मिला के हमारा क्या बनता है, प्रॉफिट बनता है, ठीक। तो उसके बाद मैं लास्ट बात करूँ मिक्स इनकम की। मिक्स इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो किसी भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की हो। ऐसी इनकम जो किसी भी सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, मिक्स इनकम नाम देते हैं, ठीक। तो हमें पता चल चुका है कि NDPAT-FC का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। सो COE प्लस OS प्लस MI, और COE के कंपोनेंट भी पता चल चुके हैं, OS के भी कंपोनेंट पता चल चुके हैं, और MI का भी पता चल चुका कि मिक्स इनकम क्या होती है, ठीक। तो अब हम इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है ना। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमें फाइंड करना है, वो भी किस मेथड से, इनकम मेथड से। तो हमें पता है कि इनकम मेथड के कौन कौन से कंपोनेंट है। जब भी हम इनकम मेथड से कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें किस चीज़ का फॉर्मूला आना चाहिए, NDPAT-FC का फॉर्मूला आना चाहिए। और जो कहीं पे हमें NDPAT-FC नहीं गिवन होगा तो हमें पहले NDPAT-FC फाइंड करना पड़ेगा, फिर NDPAT-FC का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात, ठीक। तो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन में आइटम्स दे रखे हैं देख लेते हैं। वेजेज एंड सैलरी दे रखा है, रेंट दे रखा है, नेट करंट ट्रांसफ़र टू अब्रॉड दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, रॉयल्टी दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है, और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स दे रखा है, और दूसरा भी दे रखा है क्या, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज़, ठीक। और लास्ट हमें क्या दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है। हमें बहुत सारे आइटम दे रखे हैं। इन आइटम में से जो भी इनकम मेथड के कंपोनेंट के होंगे हम उन्हीं को क्या करेंगे, उन्हीं को लेंगे और बाकियों को छोड़ देंगे, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन में आइटम गिवन है सब के सब हमारे मेथड में यूज़ आने वाले हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि जब भी हम क्या करेंगे, इनकम मेथड से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल के आएगा, NDPAT-FC का फॉर्मूला हमें पता होगा, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, COE प्लस OS प्लस MI, ठीक है। COE गिवन है क्वेश्चन में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन है क्वेश्चन में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो पक्का उसके आप कंपोनेंट को हमें ऐड करना पड़ेगा, देन हमें क्या बनाना पड़ेगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो COE के कंपोनेंट क्वेश्चन में कौन कौन से गिवन है, तो पहला कंपोनेंट जो COE का हमें गिवन है वो है वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। दूसरे की मैं बात करूं, दूसरा हमें क्वेश्चन में गिवन है COE का कंपोनेंट, वो हमारा 9th वाला सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। मैंने बताया था एम्प्लॉय वाला नहीं लेंगे हम, कौन सा वाला लेंगे, एम्प्लॉयर्स वाला लेंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी
कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सीओई के लिए कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम इन्हीं को मिला के, इन दोनों को मिला के ही, इन दोनों कंपोनेंट को मिला के ही क्या बना देंगे, सीओई बना देंगे। समझ में आ रही है बात। अब कुछ और कंपोनेंट हमें गिवन नहीं है, पेमेंट इन काइंड गिवन नहीं है, और हमें पेंशन गिवन है, हमें रिटायरमेंट बेनिफिट गिवन नहीं है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, सीओई मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूँ ऑपरेटिंग सरप्लस, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, हमें ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं है, बट हमें ऑपरेटिंग सरप्लस का क्या गिवन है, हमें ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट गिवन है, उनको प्लस करके हम क्या बना सकते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस बना सकते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। और तो रेंट के बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है रॉयल्टी, ठीक है। रॉयल्टी के बाद हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट भी गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस का, जो कि क्या है, एक कंपोनेंट है। जो प्रॉफिट गिवन नहीं होता तो हम इसके भी 3 पार्ट होते हैं, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेशन टैक्स और डिविडेंड, उनको प्लस करते, देन हम क्या करते, प्रॉफिट बनाते उन तीनों को मिलके। ठीक है, तो और हमें क्या गिवन है, हमें लास्ट में गिवन है इंटरेस्ट। बाकी कुछ हमें गिवन नहीं है ऑपरेटिंग सरप्लस में। ठीक, तो इसके बाद हम देख लेते हैं मिक्स्ड इनकम, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में हमारे पास मिक्स्ड इनकम गिवन नहीं है, तो हम उसको क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। पहले इतनी बात क्लियर हो रही है। ठीक, तो अब हम इतनी बात क्लियर हो रही है, तो अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू डालना स्टार्ट करते हैं। वेजेस एंड सैलरी हमारे पास कितना गिवन है, 700 गिवन है। ठीक, और सोशल सिक्योरिटी हमारे पास गिवन है बाय एम्प्लॉयर्स की, वो हमें गिवन है 60। ठीक है, रेंट हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 100, और रॉयल्टी हमारे पास गिवन है कितनी, 50। ठीक है, अब प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 300 का, इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है 400, और बाकी मिक्स्ड इनकम हमारे पास कुछ गिवन नहीं थी, तो हमने 0 ले ली। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने से हमारा ये कितना आ जाएगा, 1610 आ जाएगा। ठीक है, 1610 हमारा क्या आ चुका है, NDP@FC आ चुका है। NDP@FC हमारा 16 आ गया है, 1610 आ चुका है। तो हमें फाइंड क्या करना है, NNP@MP फाइंड करना है। मीन्स हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, NNP@MP फाइंड करना है। तो नेट तो सेम है, डोमेस्टिक से हमें कहाँ जाना है, नेशनल की तरफ जाना है। ठीक है, यहाँ पे डोमेस्टिक है, यहाँ पे नेशनल है, और थर्ड वाले में देखो यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पर फोर्थ वाले में क्या है, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है, मार्केट प्राइस फाइंड करनी है। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, डोमेस्टिक से हमें किधर जाना है, नेशनल की तरफ जाना है। जब भी हम डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाते हैं तो हम NFIA को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, NFIA को ऐड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमें फाइंड करना है NNP@MP, और हमें प्लस माइनस किसके साथ करेंगे, गिवन के साथ, जो कि क्या है, NDP@FC। इसके साथ क्या प्लस कर देंगे, NFIA प्लस कर देंगे। ठीक, उसके बाद मैं यहाँ पे देखूँ, हमें कहाँ FC से MP की तरफ जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, प्लस NIT करेंगे, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस में। ठीक है, तो NDP@FC की कितनी वैल्यू है, 1610 है। ठीक है, जो कि हमने अभी निकाली, NDP@FC हमने निकाला 1610, और NFIA हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। NFIA नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, और या फिर जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी गिवन होती, मतलब दोनों चीज़ हमारे पास गिवन होती। तो हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हम फार्मूला लगाते हैं, किस चीज़ का, NFIA का। NFIA का फार्मूला क्या होता है, फ्रॉम -2 होता है। फ्रॉम की वैल्यू गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है क्वेश्चन में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है क्वेश्चन में गिवन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की हमें क्या गिवन है, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड का हमें क्या, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है।
ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम टू अब्रॉड हमारे पास गिवन है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमारे पास गिवन था, अब कितना -20, तो हमारा NFIA कितना आ गया, 20 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे NFIA कितना, 20। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 4th पॉइंट में, जो कि कितना है, 70। लिख देंगे हम 70, ठीक है ना। ये दोनों कितने हो गए, 90 हो गए। 16 10 के साथ 90 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1700 आ जाएगा। 1700 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आंसर है। और हमने क्या निकाल दिया है, NNP एट MP निकाल दिया। वो भी किस मेथड से, हमने इनकम मेथड से NNP एट MP निकाल दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे, जो कि हमारा लास्ट